नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। कफ सिरप से मौत का मामला सिर्फ दवा की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की सड़न है। बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप ने पूरे देश में ड्रग कंट्रोल सिस्टम की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद खांसी की इस दवा को लेकर हर किसी के मन में डर है। इस बदलते मौसम में कई बच्चे सर्दी खांसी से परेशान हैं। ऐसे में हर परिजन की चिंता है कि खांसी को ठीक करने के लिए कफ सिरप कितना सेफ है। हालांकि जैसा कि हर मामले में होता है कि सरकारें केवल दिखावे के लिए एक्शन लेती हैं, इन मामलों में भी डॉक्टर और अफसरों पर गाजगिरी है। लेकिन जहरीला कफ सिरप बेचने वाली कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पता चलता है कि आम आदमी की जिंदगी को सरकारें कितना सस्ता समझती हैं। इधर केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में दवाई को लेकर लोगों और डॉक्टर्स के सामने चुनौती भी खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि जब सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाई में जहर मिला हो तो खुले बाजार में बिकने वाले कफ सिरप को कितना सेफ माना जाए? क्या सरकारी लैब में होने वाली टेस्टिंग में केवल खानापूर्ति की जाती है? क्या केवल डॉक्टर्स और अफसरों पर कार्रवाई कर इस खेल के बड़े खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश हो रही है? दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के जिम्मेदारों पर कब एक्शन लिया जाएगा? क्या ऐसी घटनाओं के बाद दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल में सुधार हो पाएगा? क्या सरकारों की कार्रवाई जांच और बैन तक ही सीमित रहेगी? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कफ सिरप ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल देश के हर घर में किया जाता है, लेकिन अगर इस जीवन बचाने वाली दवा से किसी की मौत हो जाए तो मामला संगीन हो जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में ऐसा ही कुछ हुआ। तमिलनाडु के कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के कोल्ड्रिफ कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की किडनी में इंफेक्शन फैला, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रवीण सोनी क्लिनिक परासिया लेके आए थे। कोल्ड ड्रिप सिरप जो अभी वो और टैबलेट दिया था। पहली मौत मेरे बच्चे की हुई है। जो दवाई तुरंत पिलाया हमने, हमारा दवाई से बच्चा फटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने हमारा। तो दवाई की वजह से मेरे चंचले से ऐसा हुआ है। वो तो आ जाएगा सजा काट कर, मगर हम तो बच्चा मिलेगा क्या हमको वापस? तमिलनाडु के सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कांचीपुरम की श्रीसन फार्मा कंपनी के कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सैंपल लिए थे। कफ सिरप के बैच नंबर SR13 में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। ये वही कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की जिंदगियों को लील लिया। जांच में पता चला कि इस कफ सिरप में ज्यादा मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया गया था, जो 48.6% था, और ये स्वास्थ्य विभाग के मानकों के खिलाफ है। जानलेवा केमिकल डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल गाड़ियों के ब्रेक, इंजन और पेंट में किया जाता है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिरप लेने के बाद बच्चों की किडनी में गंभीर इंफेक्शन हुआ और कई की जान चली गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान ही नहीं बल्कि केरल और तमिलनाडु में भी मौतों की पुष्टि हो चुकी है। जिन बच्चों का जब वो अस्पताल में आ रहे थे तो वो सारे के सारे जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं यूरिन पास ना होना एक उनकी एक समस्या थी। तो सबसे पहले किडनी के जो किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं वो कराए गए, तो उसमें किडनी की प्रॉब्लम पाई गई थी। तो किडनी की प्रॉब्लम पाई गई, उसके बाद जब वो उनको हायर हॉस्पिटल में रेफर किया गया था तो वहाँ पे भी उनके किडनी के टेस्ट हुए, तो किडनी के फेलियर की वजह से ही डेथ हुई। तो वो कॉज ऑफ डेथ तो हमको मतलब पहले से पता ही था। बच्चों की मौत पर हो हल्ला होने के बाद MP सरकार हरकत में आई और कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया। वहीं पुलिस ने कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर्दी और बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए डॉक्टर सोनी ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिलाने का सुझाव दिया था। डॉक्टर सोनी सरकारी अस्पताल में तैनात थे, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे थे। इसमें एक SIT का गठन IG जोन साहब के द्वारा किया गया है और वो टीम जो है तमिलनाडु भी जाएगी और इस संबंध में आगे जो भी विवेचना होगी वो विवेचना कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। देखिए, जो 14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिनको हमारे यहाँ से स्वच्छंद राशि स्वीकृत हो चुकी है और उनके अकाउंट्स में भी पैसा पहुँच गया है। 8 बच्चे अभी नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं छिंदवाड़ा के, और उनके लिए हम लोग सतत निगरानी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई प्रशासनिक स्तर पे। उसमें डॉक्टर्स हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, और जो उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सतत रूप से निगरानी रख रहे हैं और उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे। उनके अभिभावकों के संपर्क में भी रहेंगे। क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है?
ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीज़न चलता है वायरल फीवर का, जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टरों को सिर्फ कंपोजिशन, उसका क्या यूज़ है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में बड़ी जानकारी रहती है। वो कैसे बनता है इसके बारे में कहना गलत है। वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो लोग रहते हैं, जो कोई भी फार्मूलेशन को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उसको मिलाते हैं और कैसे उसको मिला के कॉम्पिटेबल बनाते हैं, वो सारा काम फार्मेसी डिपार्टमेंट का होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिप सिरप से बच्चों की मौत बेहद दर्दनाक है। इसकी बिक्री को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। साथ ही कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही राज्य स्तर पर जांच टीम बनाई गई है जो दोषियों को सजा दिलाने का काम करेगी। जो इस कोल्ड्रिप सिरप का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट जबलपुर में है, उसी समय उसको सील कर दिया था कि कोई भी दवाई बिक्री नहीं होगी जब तक कि तमिलनाडु से रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। और जैसे ही रिपोर्ट आई तो पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया गया है। ड्रग महकमे को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है कि कहीं भी इस प्रकार की दवाई कोई भी मेडिकल शॉप से वितरित न होने पाए। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उसके खिलाफ FIR होके उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इधर मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत पर सियासत भी जारी है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इस मामले में की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। जब तमिलनाडु ने निर्णय लिया और अपने आप ये कहा कि कफ सिरप में ऑलरेडी वो तत्व पाए गए जिससे बच्चों की जान जाती है। अभी 15 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर पे कार्रवाई होना, उसको गिरफ्तार करना, कफ सिरप को बैंड करना, मतलब आपने 15 बच्चों की हत्या तो की, सरकारी हत्या है। 7 सितंबर से शुरू हुए मामले में बच्चे पहले सर्दी खांसी से पीड़ित दिखे, लेकिन यूरिनरी प्रॉब्लम और किडनी फेलियर की वजह से बच्चों ने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए कई बच्चों की जान चली गई। आइए अब जानते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई। टेस्टिंग के रिजल्ट के बाद तमिलनाडु ने कोल्ड्रिप सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया और तुरंत बाजार से हटाने का आदेश दिया। कांचीपुरम में कंपनी की यूनिट से सैंपल लिए गए और प्रोडक्शन रोकने के निर्देश दिए। राजस्थान में इस कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए राज्य औषधि नियंत्रक राजा राम शर्मा को सस्पेंड कर दिया। साथ ही जयपुर की काइजस फार्मा की सभी दवाओं पर बैन लगा दिया है। मामले की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है। केरल में भी सरकार ने कोल्ड्रिप सिरप की बिक्री स्थगित कर दी है। हालांकि प्रभावित बैच केरल में नहीं बेचा गया, लेकिन कोल्ड्रिप और दूसरे कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए हैं। उत्तराखंड में दवा की दुकानों और अस्पतालों की दवा दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। इस हादसे के बाद अब सरकार बच्चों और गर्भवतियों के लिए हानिकारक दवाओं पर चेतावनी लेवल जरूरी करेगी। अब सवाल ये भी है कि सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाइयों की क्वालिटी की मॉनिटरिंग में क्यों लापरवाही बरती गई। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन बच्चों की मौत के बाद अब लोग दवा की हर शीशी पर शक कर रहे हैं। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो कफ सिरप का ये जो कहर है और मासूम पी रहे जहर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों पर आज बात करनी पड़ेगी। देखिए, इस पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, लेकिन राजस्थान से कुछ ऐसी अपडेट्स आई थी जहां उस कंपनी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहां जो एक रिपोर्ट सामने आई है वो इस कफ सिरप की वजह से नहीं था। जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को जो सिरप दिया वो मानकों के आधार पर उचित नहीं थी, वो बच्चों को नहीं दी जानी थी। तो इस तरह की भी जब चीज़ें आती हैं तो समझना पड़ेगा कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो सिरप है कोई नया तो बनकर आया नहीं, हमें हर पहलू पर जाना होगा और जिन बच्चों तक पहुंचा या जिस माध्यम से पहुंचा है वहां तक क्या इन्हीं बच्चों के साथ हुआ, कब से आ रही थी, उसका सेवन क्या पहले किया गया है, तब ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, इसी वक्त क्यों हुई, दूसरा सवाल। तीसरी बड़ी चीज़ ये होती है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जिस डॉक्टर ने
लिखा था उस सिरप को जिन बच्चों के लिए, उन्हें सस्पेंड किया गया है। देखिए, किसी डॉक्टर को सस्पेंड कर देने से क्या ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसकी आप पूर्ति कर लेंगे? क्या दोबारा ऐसा नहीं होगा? ये जो चीज़ें हुई कहाँ से शुरू हुई, कैसे आई, कैसे पहुंची? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि सप्लाई हुई है तो क्या ऐसे ही हो गई? उसके मानक तय नहीं किए गए थे? सबसे बड़ा सवाल, जिसने बनाया जहां से बनकर आई। आप ये समझिए 48% का जो रेशो आ रहा है वो कैसे आ सकता है? इतनी जहरीली चीज सिरप में आप कैसे दे सकते हैं, वो भी एक इंसान को, बच्चों को? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसे केमिकल का यूज आप कर रहे हैं जिसका मतलब इंसान तक वो पहुंच जाए तो वैसे ही इंसान की मौत हो जाए। तो ये तो बहुत बड़ा लापरवाही है कि कैसे उसकी मिलावट इतनी हुई। हर पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सोमवीर सांगवान। सोमवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मीडिया प्रभारी हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राजवीर त्यागी। राजवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग से प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण पीपरे। डॉक्टर करण, आपका भी बहुत स्वागत है। और सर्जन है हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग। भुवनेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजवीर जी आज आपसे करूंगी। चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए भी करूंगी क्योंकि आप फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी आती होंगी और जो डॉक्टर है प्रवीण सोनी, जिन्हें सस्पेंड किया गया है, और उनका ये कहना है कि देखिए हमारा जो क्राइटेरिया है या इस तरह की जो सिरप आते थे मोस्टली कोल्ड के लिए या कफ के लिए हम जो देते थे वो हमने दिया। फार्मासिस्ट बहुत बेहतर इसका आकलन करेंगे और उन्हीं को ज़्यादा पता होता है कि उसके क्या मानक थे, किसमें कितनी मिलावट की गई है, किसमें कितनी चीज़ें हैं। क्या उनका ये जवाब सही है? क्या वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने लिखा? क्योंकि इस चीज़ की क्लैरिटी कौन देगा सर? डॉक्टर को तो सस्पेंड कर दिया आपने, ठीक है, चलिए उन्होंने लिखा था सस्पेंड कर दिया, बट असल मूल जड़ तो पकड़नी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं स्वदेश और राखी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे प्रबल मुद्दे को आपने उठाया और लगातार इसको उठा रहे हैं। और प्रदेश के और देश के मासूम जो जिंदगियां गई हैं उन सभी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं अपने एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से। और ये बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर हम इस मुद्दे की बात करें तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनियां ही नहीं, वो एक सीरियस फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जहर का निर्माण कर रही थी, सिरप का निर्माण नहीं कर रही थी। जो जिस मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं वो 0.1% होना चाहिए था, वो 48% उसमें पाया गया। वो एक तरह से जहर था और जहर बच्चों को दिया गया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चिकित्सकों का भी एक योगदान रहता है, एक उनका भी उसका पार्ट मानेंगे। क्योंकि अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता रहता है कि कौन सी कंपनी है और क्या इसके मानक हैं, क्या ये जानी मानी कंपनी है या प्रोपोगंडा कंपनी है, कहीं से मैन्युफैक्चरिंग होके आ रही है और कोई अगर आपको दे के चला गया तो आप क्या उसको पेशेंट को दे देंगे डायरेक्ट, और वो भी ऐसे छोटे बच्चों को, इवन बच्चों को या बड़े बूढ़ों को, किसी को भी दो। लेकिन कम से कम एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आपने सीधा बात उठा के और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भेज दी और उसके ऊपर डाल दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान डॉक्टर्स का भी एक अहम रोल रहता है। उसको पेशेंट को बताना रहता है और कौन सी कंपनी की कौन सी दवाई आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तो अपना किस हिसाब से उन्होंने अपना अप्रूवल लिया और मैन्युफैक्चरिंग करके वो पूरे भारत में भेज दी, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और प्रदेश में यहाँ तक आ गई, उसके बाद पेशेंट तक चली गई है। और अब जब ये परिणाम आ रहे हैं, दुष्परिणाम आ रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है कि ये तो जहर था। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल है, फार्मास्यूटिकल कंपनी और डिपार्टमेंट का फेल्यूर है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और आगे इस मुद्दे को संगठन बहुत प्रबल उठाएगा। और आपके लिए बहुत बहुत आभार। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस मुद्दे को सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं कर देना है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और आगे भी मुझे नहीं लगता कि एक किसी डॉक्टर को सस्पेंड कर देना या किसी एक अधिकारी पर कार्रवाई करने से ये सॉल्व हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ज़िंदगी बचाने वाली या खांसी को ठीक करने वाली उस सिरप में जहर कैसे हो गया, वो जहरीली कैसे बन गई, वो मौत की वजह कैसे बन गई, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और हर स्तर पर कार्रवाई भले की जा रही है, लेकिन वहाँ से क्यों नहीं चीज़ें हो रही हैं या सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं जहाँ से ये चीज़ें जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पहुँची हैं। दूसरा बड़ा सवाल कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चीज़ें आ गई, वहाँ से चली भी गई पेशेंट के पास, तो आम तौर पर जो लोग सिरप खरीद लेते हैं या चले जाते हैं, उन्हें तो और पता नहीं होता। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि आप कैसे इन चीज़ों को चलने दे रहे हैं, और ऐसी चलेंगी तो ना जाने आने वाला समय जो होगा कैसे भरोसे लायक होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर करण, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ करण जी, सुन पा रही हूँ मैं। एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर, हम पहले भी इस चर्चा में बैठे थे। आज ये बात हो रही है कि डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, जो कंपनियां हैं उनके कुछ सैंपल्स आए हैं, कुछ और आने हैं। ये भी एक प्रश्न आ रहा है कि कितने उसमें मात्रा में वो दवाई आई और वहाँ तक सप्लाई हुई। किसी ने कोई जानबूझ करके तो कोई मिलावट नहीं की, जैसे स्टेट वाइज ये घटनाक्रम हुए हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा सर कि क्या ऐसा हो सकता है कि 100 शीशियाँ यदि आनी थी तो 100 में से मान लीजिए 50 शीशियाँ अच्छी आ गई, कहीं और चली गई, 50 में मिलावट थी। ये कैसे संभव है? क्या कोई साजिश थी इसके पीछे? बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। कॉम्पोजिशन है जिसमें डेक्स्ट्रो और फेल करके दवा रहती है, इसी के बारे में अच्छा खासा। करण जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? एक बार फिर से आपको हम जल्दी से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर रखा है तो पहले तो एक जगह से बंद कर दें और ये हाँ ठीक है सर, हम दोबारा से आपको जल्दी से कनेक्ट करते हैं, तब तक हम बात करेंगे। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हैं। भुवनेश्वर जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ सर, अनम्यूट करिएगा प्लीज़। ओके। हाँ भुवनेश्वर जी, क्या माना जाए, अब क्या बचता है इस पूरे मामले में? हम पहले भी चर्चा में थे और यही बात निकली थी, जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जो इस तरह की कंपनियां हैं, उन पर कार्रवाई कैसे होगी, उन चीज़ों को जांच के दायरे में लाया जाए। राजस्थान से जो अपडेट आई है, मैंने आज ही उसमें देखा कि वहाँ तो कहा जा रहा है कि जो सिरप दिया गया था उसमें कोई मिलावट नहीं थी, तो फिर कौन सा सिरप पी लिया बच्चों ने? बात तो इसी सिरप की हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जिन बच्चों की डेथ हुई, जिन डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने जो दवाई लिखी, उनका भी स्टेटमेंट हमने सुना। उन्होंने बोला कि ये तो फार्मासिस्ट का प्रॉपर वो होता है, डॉक्टर की इतनी उसमें कोई वो नहीं थी। और मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि कोई भी डॉक्टर इस तरह का सिरप लिख देगा कि बच्चों की जान चली जाए। तो सर ये बहुत बड़ा सवाल है, कौन सही है कौन गलत है, कैसे हो गया? नहीं राखी जी, बहुत सीधा सा इशू है, इसमें तो कोई लीपापोती की गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए थी। मैं बहुत सीधे सीधे बिंदुवार चीजों पे बात करता हूं कि सबसे पहली बात जो हम लगातार कह रहे हैं कि दवा कंपनियों के निर्माण पर भारत में किसी तरह का कोई क्वालिटी या क्वांटिटी कंट्रोल नहीं है। वो चौतरफा जैसी डिमांड आए, जितना कमीशन जा सके, जितना पैसा लूट सके, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, और उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये बात मैं और पुष्टा तौर पे इसलिए कहता हूं कि ये जिस दवा कंपनी की बात हो रही है, ये साउथ की कंपनी 1990 में बनी और 2009 में ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई। स्ट्राइक ऑफ का मतलब है कि इसका काम बंद हो गया हमारे भारत देश के कंपनी रजिस्ट्रार के पेटेंट के हिसाब से। जब ये कंपनी 2009 में बंद हो गई तो ये कंपनी आज तक पूरे देश में 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का निर्माण कैसे कर रही थी? क्या हमारे देश के नीति नियंत्रक सो रहे थे? क्या हमारे देश का भ्रष्ट तंत्र अपने जेब में से हफ्ता डाल रहा था? क्या हमारे देश का भ्रष्ट तंत्र सिर्फ ये देख रहा था कि मुझको हर हफ्ते कितना नावा मिल रहा है, कितनी गिफ्ट मिल रही है, कितना सिस्टम मिल रहा है? और यहाँ मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं कि मैं यहाँ किसी डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ये दोनों नूरा कुश्ती जबरदस्ती क्यों चालू कर बैठे, प्रवीण सोनी और फार्मासिस्ट जो आपके चैनल पे बैठे हुए हैं? क्या फार्मासिस्ट ने दवा बनाई? क्या प्रवीण सोनी ने दवा बनाई? ये दवा बन के मार्केट में आती है, और अगर मेरे पास कोई चीज पहुंचती है जिसको ये कहा जाता है कि साहब ये अच्छी दवा है और बच्चों को दी जा सकती है या सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, बच्चों को यही लिखी जाएगी, तो ये खरीदी किसने, ये परमिट किसने की? वो अपराधी है, उसको पकड़िए, उसका गला नापिए। हमने पिछली बार भी कहा था आप 4 लोगों को फांसी पे चढ़ाइए, दवा निर्माण कंपनी से लेकर प्रदेश में इस दवा को परमिट करने वाले अधिकारी को फांसी टंगना चाहिए। ये मेरा बहुत सीधा स्पष्ट मानना है। आप डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को आपस में
नूरा कुश्ती में झुमाकर इससे कोई नतीजा हासिल नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि ये नूरा कुश्ती होगी, लिपापोती होगी, कुछ नहीं होगा और 2 बलि के बकरे ढूंढ लिए जाएंगे, उनको चढ़ा दिया जाएगा। यही हुआ है। अब मैं तीसरी चीज पे आता हूं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस दवा को मिलाया ही नहीं जाना चाहिए था। देखिए, सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट हम मिलाते हैं, देख वो मेडिकल ग्रेड के सॉल्वेंट होते हैं। मैं मतलब फार्मा कंपनी नहीं तो मुझको भी आप फांसी चढ़वा दो, मैंने नहीं बनाई कोई दवा। फार्मा कंपनियां जो दवा बनाती हैं वो सिर्फ एक मेडिकल ग्रेड का सॉल्वेंट कफ सिरप में यूज कर सकती हैं ताकि प्रोडक्ट आपस में मिक्स हो जाएं ठीक से, क्योंकि ये पानी में नहीं मिल सकते, तेल में हम मिला नहीं सकते। तो ये जो ग्रेडिंग मिक्स होती है मेडिकल ग्रेड की, वो 0.1% से ज्यादा नहीं हो सकती, ये स्टैंडर्ड है। तो आपने एक तो मेडिकल ग्रेड को इंडस्ट्रियल ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया जो कि जहर था, और उसकी मात्रा कितनी 48%। हमने पिछली बार भी कहा था, आप ही के चैनल पे बड़े बड़े माननीय कह रहे थे कि नहीं साहब हमने जांच करा ली, कुछ नहीं मिला। कहां गया वो बयान? कहां है आज वो व्यवस्था? क्यों जवाब नहीं पूछा जाना चाहिए? क्यों सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप कितने लापरवाह हो सकते हो आप? यहाँ दूसरी बात यह है कि 100 रुपए का ये सिरप बेच रही है कंपनी, और उसमें 48% वो प्रोडक्ट मिलाया हुआ जिसकी कुल लागत 50 रुपए लीटर है। इसका मतलब हुआ कि 5 रुपए का उसने जो प्रोडक्ट है 48% मतलब 2.5 रुपए का प्रोडक्ट मिला के उसने 100 रुपए में बेच दिया है। आप सोचें कितना बड़ा खेल किया उस कंपनी ने। और आप कंपनी को टांगने के बजाय एक डॉक्टर को सस्पेंड कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, उसको फांसी चढ़ा दो, वो डॉक्टर तो होते हैं हम लोग फांसी चढ़ने के लिए। आप एक फार्मासिस्ट से पूछ लो और फार्मासिस्ट डॉक्टरों के ऊपर लेवल लगा देगा। लेकिन मेरा मानना है ये नूरा कुश्ती 15-17 बच्चे, अभी पता नहीं और कितने बच्चे, ईश्वर सबकी जान बचाएं, लेकिन पता नहीं और कितने अभी काल कबलित होंगे। हम जिस तरह से खबर देख रहे हैं कि आज 2 हो गए, आज 3 हो गए, आज 4 हो गए, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि मैं अपने सारे दर्शकों को, अपने सारे लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कोशिश करिए जहां तक हो सके अच्छे से अच्छी कंपनी की दवा, और उस दवा के ऊपर भी अगर आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में नेट है, अगर आप उसके सिर्फ कंपोनेंट उसके ऊपर डाल देंगे तो वो बता देगा कितनी रिस्क है, कितना नुकसान है, कितनी खराबी है और ये दवा कंपनी कैसी है। जब ये दवा कंपनी 2009 से ब्लैक लिस्टेड थी, बंद थी, बार बार ब्लैक लिस्ट हो रही थी, और ये कुछ जगहों पर जहां ठीक प्रोडक्ट दे रही थी, लेकिन ये बाकी जगहों पर इतना जहरीला मिलावटी प्रोडक्ट कैसे दे रही थी? ये तो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, हत्या का प्रयास हो गया है, तो हत्या ही हो गई सीधी सीधी। इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होना चाहिए? और हमको क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए हमारे फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोगों से भी, जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जिम्मेदार है या डॉक्टर कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट जिम्मेदार? हमको पूछना चाहिए कि भाई आपसी नूरा कुश्ती क्यों? तुमने तो नहीं बनाई दवा, तुमने तो मिलावट नहीं की, तो तुम अपराधी कहां से हो? आपस में लड़ना बंद करो। और सबसे पहली बात फिर वहीं आती है कि अगर हम दवा कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं, अगर वो घर घर डॉक्टरों के पास जाके उनके साथ कमीशन सेटिंग नहीं करेंगे, उनके साथ प्रोडक्ट में मार्केटिंग के में बात नहीं करेंगे कि साहब इतना हम आपको इंसेंटिव दे देंगे, इतने हम आपको गिफ्ट दे देंगे, तो इस तरह की चीजें बिकेंगी क्यों? मुझे सीधी सी बात समझाइए। ये चीजें आपसी नूरा कुश्ती का नतीजा है, बिल्कुल हैं, लेकिन जहां हत्या के प्रयास का मामला है वहां कंपनी और इन प्रोडक्ट को परमिट करने वाले अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को सबसे पहले उठा के आप एक बार फांसी टांगो। ये चीजें रुकना बंद होगी, नहीं तो हजारों लाखों प्रोडक्ट चल रहे हैं, इतनी मिलावट चल रही है कि मुझे खुद को एज ए सर्जन भरोसा नहीं कि मैं अगर कोई एंटीबायोटिक लिख रहा हूं तो उसमें एंटीबायोटिक होगी भी कि नहीं, उसमें सच्चा प्रोडक्ट होगा भी कि नहीं, उसमें कहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि इंजेक्शन लगवाया और पता चला मरीज की हालत खराब हो गई। तो यहाँ बहुत सीधा सा समझने की जरूरत है कि ये इस तरह से ये नूरा कुश्ती नहीं चलती, ये प्रशासन को समझना होगा। आज बच्चों की मौत पे आपने 4-4 लाख रुपए बांट दिए, किसकी जेब से गए वो? हम इनकम टैक्स पेयर की जेब से गए। क्यों गए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने पैसे के अधिकार के इस्तेमाल को पूछें कि आपने हमारा पैसा कैसे बांटा? और बांटा तो इन मुफ्तखोरों से, इन अपराधियों से क्यों नहीं वसूल किया आपने? आप भरपाई क्यों नहीं करते हैं इन कंपनियों से कि तुम्हारा सारा हमने जब्त करके अपने पास रख लिया? एक बार इनका सब पैसा संपत्ति जब्त करिए, एक बार इनके घर के 4 लोगों को फांसी पे टांगिए। आज एक गरीब आदमी को तो आप घर से पूरे परिवार के साथ उठा लाते हो अगर वो 100 रुपए की भी चोरी करता है। 100 रुपए की चोरी के लिए अभी एक आदमी 42 साल से जेल में पड़ा हुआ था, और हमारे माननीयों के यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के नोट जले निकले हैं जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सिस्टम को समझना होगा। सिस्टम के लिए आप जैसे लोग आवाज जुटा सकते हैं, हम जैसे लोग मुखरता से बोल सकते हैं, और हमारे नेताओं मंत्रियों के साथ के जितने लोग हैं उनको इस पर फ्रंट पे सामने आना चाहिए कि असली अपराधी को एक बार आप फांसी टांगिए, अगली बार समस्या होना बंद हो जाएगी। कि अगर डॉक्टर को कोई फार्मासिस्ट प्रोडक्ट देगा ही नहीं तो डॉक्टर लिख कहां से देगा? वो तो खुद नहीं बना रहा, वो तो खुद बना के नहीं बेच रहा, उसके पास तो जो प्रोडक्ट आएगा उसी को उसको देना है। बिल्कुल ठीक है। करण जी मुझे सुन पा रहे हैं? करण जी मेरी आवाज पहुंच रही है? प्लीज बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। हाँ,
करण जी, एक बात अभी जो निकली, डॉक्टर भुवनेश्वर जी भी कह रहे थे और बड़ा महत्वपूर्ण है कि सब कुछ शुरू हुआ कि कहाँ से ये दवाई आई, वो दवा कंपनी कौन थी। मुझे लगता है जितना नॉलेज, जितना एक्सपर्ट एक डॉक्टर होता है, उससे कहीं ज़्यादा जो कंपनियां दवाइयां बना रही हैं उनके पास भी ज्ञान होता होगा। नौसिखिया तो नहीं बैठे रहते होंगे सर कि हम किस चीज़ की दवाई बना रहे हैं, हमें कितना क्या मिलाना है और हम क्या मिलाएंगे तो कैसा होगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जहां आप अननेसेसरली कि अपने मुनाफे के लिए कोई ऐसी चीज़ या ऐसे कंपोनेंट्स नहीं मिला सकते कि लोगों की जान पर बनाए। इसका मतलब 48.6% आपने जहर मिला दिया उसमें, जिसका रेशो 0.1% होना था। तो ये तो दवा कंपनी का फॉल्ट है ही, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो बनाने वाले लोग थे उसको, उन्हें क्या पता नहीं था कि हम इस सिरप में जो बच्चों को दी जाएगी हम जहर मिला रहे हैं? ये धोखे से तो नहीं हुआ है सर? जो गड़बड़ी है ये शासन की भी है और साथ में जो कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उनके अधिकारी हैं, ड्रग कंपनी है, ये सब पदस्थ हैं और देख रेख भी करते हैं। लेकिन जहां इनको पैसा मिलता है तो जहरीली दवाइयों की बिक्री भी होती है और जिस पर बैन लगा हुआ है उसे भी बिकने देते हैं और किसी प्रकार से कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। और जब आप जैसे लोग, मीडिया और हमारे डॉक्टर वर्ग के लोग जब बैठ करके और जोरों से चिल्ला करके और मीडिया के सामने, जनता के सामने बोलते हैं, उसी के कारण ये इसमें सजा मिलना शुरू हुई है और उसमें बैन हुआ है और अरेस्टिंग हुई है। इसके लिए मैं मीडिया वालों को भी और हमारे चिकित्सक वर्ग को भी धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में जो और मौतें होने थी उसमें काफी रुकावट होगी और जागरूकता होगी लोगों में। और ये दवा तो बिकनी ही नहीं चाहिए, ये तो ऑलरेडी बेन्ड है। डेक्स्ट्रोफार्मिन जो है ये बेन्ड है और 8-9 साल से छोटे लोगों को तो देना ही नहीं चाहिए। इससे शरीर में पानी का लॉस होता है और रीनल फेलियर में चला जाता है बच्चा। और सीधे इसका जो इफेक्ट है, समझिए इस चीज को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है, जिसको वो शून्य कर देता है और उससे भी मौत होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब गड़बड़ी जो है आपके तंत्र में है, शासन में है, और जो लोग पैसा लेकर के और इन कंपनियों को लाइसेंस देते हैं और बल देते हैं चलाने के लिए, इन सब की गलती। और मैं समझता हूँ अभी तो 1 ही 2 अरेस्टिंग हुई होगी, अभी भी लोगों की दुकानें बंद नहीं है। और आदिवासी क्षेत्रों में जो दुकानें हैं वहां पे माल रखा हुआ है, गोडाउन्स में माल रखा हुआ है, उनको नेता लोग भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो दुकानदार भी नेता है, वो किसी ना किसी पार्टी के नेता है और उनका वहां पे उनका शासन चलता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चीजें अभी बंद नहीं होंगी, लेकिन जागरूक होना बहुत जरूरी, ताकि आने वाले समय में और बच्चे या दूसरे वर्ग के लोग और महिलाएं और पुरुष जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, जिनको इलाज चाहिए पड़ता है, अभी तो सर्दी खांसी का मौसम आया ही नहीं, आने वाला है। सर्दी खांसी बुखार ये भरमार बनेंगी और इनमें मिलावट होकर के बिकेगी। इस पर बैन लगना चाहिए, इस पर बेचने वाले जो पकड़ाए हुए उनको सजा होना चाहिए, इसमें सख्त से सख्त जांच होना चाहिए। और जहां से शुरू हुई और जहां तक गई है ये दवाई, उस बीच में जितने भी लोग आए इनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। जब तक कि इन्हें दंड नहीं मिलेगा और जब तक कि इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ इसको सुधारना बहुत मुश्किल है। और समय समय पे इस प्रकार की घटनाएं होंगी और गरीब बच्चे या शहर में भी मारे जाते हैं लोग। आईवी फ्लूइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, कैंसर की दवाइयां है, टीबी की दवाइयां है, कैल्शियम है, विटामिन है, ये तो घरों घरों में बन रही है, हर तहसील में बनती है ये दवाइयां और डब्बों में लाखों और हजारों की क्वांटिटी में बिकती हैं। मालूम नहीं क्या रहता है इसमें। तो इस पे ज्यादा कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा करण जी, एक सवाल और छोटा सा आपसे। ये कहा जा रहा है कि जो सिरप कोल्ड्रिफ का जिस डॉक्टर ने लिखा मध्य प्रदेश में, उनको अरेस्ट किया गया है, उनको सस्पेंड भी किया गया है। उनका जो स्टेटमेंट आया था वो बहुत अलग था। क्या वो ही जिम्मेदार हो गए इसके लिए कि उन्होंने लिख दी दवाई? डॉक्टर को तो भगवान समझता है, मरीज जो बीमार आदमी है वो तो डॉक्टर को भगवान समझता है। डॉक्टर एक भी कोई दवाई का निर्माता नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और दवाई की कंपनी है। फार्मेसी से बन के आती तो भूल वहां हुई है, गलती वहां हुई है, डायल्यूशन वहां पे बिगड़ा है। और उसके बाद में यदि बल्क में आती है, किसी स्टोर में आती, तो वहां पे मिलाने के चांसेस हैं, उसमें बहुत से केमिकल मिलाए जाते हैं। तो 1000 ml को 5000 बनाया जाता है, मालूम नहीं क्या क्या उसमें अल्कोहल भी मिलाई जाती है और बहुत सी और केमिकल्स होते हैं जिसको मिला करके और बॉटल बना करके बेचा जाता है। इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, इसमें निगरानी रखना चाहिए। ड्रग कंपनी के जो जिले में, तहसील में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, डिवीजन लेवल पे, सरकार के लेवल पे, डायरेक्टरेट में बैठे हुए हैं, फ्री की तनख्वाह भी ले रहे हैं, बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, निगरानी नहीं कर रहे हैं।
और रिश्वत मिलती तो उनको मान्यताएं भी देते हैं, छूट भी देते हैं। लोगों की मौत हो रही है, आप और हम जागरूक हो गए हैं तो इसको बचा लिया गया है, नहीं तो अभी ये चलता रहेगा या गोरख धंधा तो मालूम नहीं कितने लोग और जान से जाएंगे। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। कुछ कह रहे हैं राजवीर जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं सिर्फ अभी डॉक्टर भुवनेश्वर जी की बात से मैं थोड़ा सा उनको ऐड करूंगा कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये फार्मासिस्ट और डॉक्टर का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। ये बात सत्य है कि ये मैन्युफैक्चरिंग का जो फॉल्ट है वो सबसे पहले आता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें अभी हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर ये मोनोपोली की तरह एक ड्रग यूज हो रहा था। मतलब आप एक स्टैंडर्ड जहाँ पेशेंट सब जगह जा सके और उसको मेडिसिन मिल सके, ऐसा अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि सिर्फ एक ही मेडिकल पे वही मिलेगा और पेशेंट सब जगह घूमता रहे लेकिन उसको कहीं दवाई नहीं मिलेगी। तो एक मोनोपोली नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वहाँ पर भी फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं था। एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन यही तो हम डिमांड करते हैं कि वहाँ अभी वो जो संचालिका थी तो डॉक्टर साहब की परिवार से थी, और उसके बाद वहाँ फार्मासिस्ट जो था वो किराए से था, फार्मासिस्ट था ही नहीं, मतलब सिर्फ लाइसेंस लगा हुआ था। तो ऐसे लोगों पे भी मैं अनुरोध करूंगा कि शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और इनका लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल किया ही जाना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट जहां दवा वहां फार्मासिस्ट ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि कहां से पेशेंट को कौन बताएगा। एक 10,000 8,000 रुपए का व्यक्ति जो बैठा हुआ है साथ में क्लिनिक साफ कर रहा है और वही मेडिसिन भी बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सबकी ये जिम्मेदारी है। ये सिस्टम को ऐसे सुधारा नहीं जा सकता। ये सब हमारी और आपकी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम पेशेंट पे जो मेडिसिन जाए उसकी उच्च गुणवत्ता हो, क्वालिटी अच्छी हो। ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है, और फार्मास्यूटिकल की जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी बनती है। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग होके मार्केट में आ गया तो ये ड्रग कंट्रोलर और ये नियंत्रक क्या कर रहे थे। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ी पोल है और पैसा खिलाया जाता है। पैसा खिलाने के बाद ये जहर बाहर आता है और आम जनता की पब्लिक के बीच में जाता है। इसी तरह से बच्चों की जान जाती है और आगे भी जाती रहेगी अगर हम नहीं चेतेंगे तो। ठीक है, देखिए राजवीर जी, ये बात तो मैंने इसलिए शुरुआत में ही कह दी थी, मैंने शुरुआत में ही सर ये वाली चीज कह दी थी कि जहां पे दवाई बन रही है डॉक्टर इतने एक्सपर्ट होते हैं, तो जो बना रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, उनको तो और पता होता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब आपके यहाँ ऐसे लोग ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप किसको बिठा के करवा रहे हैं, किससे दवाइयां बिठवा रहे हैं? आप बताइए ना। जिसे मतलब आप मेडिकल का, फिर जिसको एम नहीं पता, मेडिसिन का एम नहीं पता, आप उनसे चीजों को करा रहे होंगे, तभी ये सारी चीजें आई हैं। और या तो आपको मोटी रकम मिल रही है, तो क्या मोटी रकम के लिए आप मासूम बच्चों की जान ले लेंगे? सवाल तो देखिए जायज है। डॉक्टर भुवनेश्वर कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं संदीप जी और सोमवीर जी बहुत जल्दी से वापस आ रही हूँ, क्योंकि मैं राजवीर जी ने 2 सवाल उठा दिए। मैं उन दोनों सवालों के ऊपर छोटी सी बात में बात खत्म करता हूं कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट बिठाइए। गांव-गांव में डॉक्टर तो है नहीं हमारी सरकार के पास, एक फार्मासिस्ट और कहां से लेके आएंगे? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से इन्होंने बात की कि मोनोपोली पे दवाई बिक रही थी, हाँ बिल्कुल बिक रही है राजवीर जी, खुलेआम स्वीकार करिए। मैं खुलेआम स्वीकार करता हूं कि फार्मा कंपनियां जहां पर बल्क सप्लाई होती है, जो बड़े बड़े जिनके यहाँ दवाई की दुकानें हैं, उनके यहाँ पहुंचकर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाई के लेबल लगाते हैं, प्राइस के लेबल लगाते हैं और बेचते हैं। आप रोक पा रहे हैं फार्मासिस्ट होते हुए, एसोसिएशन का पार्ट होते हुए? आप खुल के कहिए और हम खुल के कहते हैं कि हाँ इस तरह का धंधा चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है, बहुत बेईमानी चल रही है, मरीजों को लूटा जा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। करण जी, हाँ करण जी बोलिए जल्दी से। हाँ थैंक यू। मैं राजवीर जी से पूछता हूं, राखी जी सबको मौका नहीं दे रहे हैं, बार-बार दो बार आप चाहे डॉक्टर साहब हो चाहे संदीप जी, मैंने इसलिए पहले कहा वापस आ रही हूँ। आप लोग राजनीतिक रूप से अपनी बात रखेंगे, वो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो बात वही कनेक्ट हो रही है, इसलिए वो समय मांग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अलग से उनको समय दे रही हो। से रोका जाना बहुत आवश्यक है। राजवीर जी को भी मालूम है, डॉक्टर गर्गे को भी मालूम है, और हमारे साथ में जो और भी पैनलिस्ट बैठे, जिनके पास में फार्मासिस्ट की डिग्री होती है और उनके पास में दुकान नहीं होती है, तो जिनके पास में दुकान और पैसा होता है वो उनकी डिग्री को खरीद लेते हैं और खुद चलाते हैं, जिनको ना नॉलेज है और ना ही ज्ञान है, ना ही अनुभव है। और यह सब डायरेक्टरेट और जो ड्रग कंपनी जो जो दवाइयों का लाइसेंस देते हैं और नेतागण जिनकी सिफारिशों में उनको मिलता है, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता है, वो उनकी ढेर सारी दवाई की दुकान, मेडिकल शॉप भोपाल जैसे शहर में चल रहा है, आसपास तो ढेर सारे चल रहे हैं। मेरे को नॉलेज है, मेरे से आकर के पूछेंगे तो मैं आपके साथ जाकर के और वो बता दूंगा कि ये आदमी के पास में तो घर में इसके खानदान में कोई फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं है, इसके पास कहां से लाइसेंस आया।
तो आसपास पड़ोस के जो लड़के रहते हैं, पढ़ के निकलते हैं, उनके नाम से लाइसेंस मिल जाता है उनको। इसको रोका जाना पहले जरूरी है, और वहां पे 5वीं 6वीं पास का आदमी एनाल्जिन, क्लोसिन और क्लोरोक्विन इस टाइप से निकाल के देता रहता है। इसको बंद होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, अपनी बात रखिएगा, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी हर स्तर पे है सर। और सबसे ज्यादा तो वहां से चीजों को पहले हमें पकड़ना पड़ेगा जहां से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उसके बाद ये मार्केट तक आती है, और मार्केट में आ भी गई है तो बाकी के जो इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है चेक करने की, वो क्या कर रहे हैं? राखी जी, सबसे पहले तो इस दुखद घटना पे मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से गहरी संवेदना करता हूं, और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, उनका दुख उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम यहाँ कितनी बात कर रहे हैं, हमें आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हम और बात करेंगे, मगर कहीं ना कहीं उनके साथ जो हुआ है, यदि सरकार या जो भी लोग यहाँ बैठे हैं जिसमें जितनी ताकत है, यदि अपनी ताकत लगाकर इस डिबेट का फल जब मिलेगा, जब ये लोग, मैं स्वयं खुद में, जब तक हम इस चीज पे डिबेट कर रहे हैं और इसमें लग के उन लोगों को वहां तक ना पहुंचाएं जहां उन्हें जाना चाहिए, तो ये हमारा सार्थक नहीं है डिबेट। कहीं ना कहीं चाहे वो इसमें कंपनी हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, मगर मेरा मानना यह है, क्योंकि जो दवाई बना रहा है, सबसे पहला फेलियर वो है, सबसे पहला गुनहगार वो है। उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हर तरह से उसका शोषण होना चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। जो भी सरकार या जो भी वहां की फार्मा कंपनियां हैं या जो भी डॉक्टर हैं, वो लोग थोड़ा आगे आए इसके लिए। जैसा कि अभी करण जी बता रहे थे कि मुझे बहुत सारा पता है, पता सबको है, पता भुवनेश्वर जी को भी है, पता करण जी को भी है, पता आपका त्यागी जी को भी है, मगर कहीं ना कहीं हम चुप हो जाते हैं, हम चुप बैठ जाते हैं। मगर हमें इस डिबेट को सार्थक करना है तो हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा। जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उनके पास जाकर इसकी कहीं ना कहीं इस चीज को खुलासा करना पड़ेगा। एक डॉक्टर को आपने सस्पेंड कर दिया, चाहे वो मेरी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार होती, कहीं ना कहीं हमें उस जड़ तक जाना है जहां से ये कार्रवाई शुरू हुई है। वो दवा कंपनी और जो उसे जांच कर रहा है, चाहे वो कोई भी है, मैं नहीं जानता उसे कौन जांच करता है, चाहे फार्मा जांच करती है, चाहे डॉक्टर जांच करते हैं, वो सभी के सभी जिम्मेदार हैं। चाहे कोई इसमें राजनीतिक स्तर पर जुड़ा हुआ है, कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वो भी उसका उतना ही गुनहगार है जितना कंपनी बनाने वाली। जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए, और ये पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। राज्य में नहीं, इसी राज्य में नहीं, अनेकों राज्य में और पूरे भारत में सरकार ने एक जो पहल की है, जांच की पहल की, और वो जांच पूरी उस स्तर तक जानी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए ना कि एक परिवार का बच्चा जो 2 साल का है, 5 साल का है, 3 साल का है, वो कहीं ना कहीं बीमार होता है, तो हमें, जैसा हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन से सुना है, बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जो भी लिख के देता है, जो भी दवाई देता है, वो उसे हमें इस बात से मतलब नहीं होता कि वो इस कंपनी की है, उसका ये नाम है, हमें तो नाम भी नहीं पता होता। हमें तो सिर्फ ये पता होता है कि डॉक्टर साहब ने एक हमें सिरप दिया है, वो 2 चम्मच सुबह लेना है, 2 चम्मच शाम को लेना है, ठीक है, हमारा बेटा या हम या हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं उससे वो जहर पी रहा है, और जहर पी के उसकी दुखद मृत्यु हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं जिसने इन्हें बनाया है और जिसने इसे पास किया है। डॉक्टर के पास हुआ, डॉक्टर ने तो चेक की नहीं उसे, ना डॉक्टर को इसकी जानकारी कि हाँ भाई इसमें कितना क्या मिला हुआ है। मैं किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मगर जो सच बात है मैं वो कह रहा हूं। इसमें वो जिम्मेदार हैं जिन्हें पता होते सराते उसे पास की, उसे पैसे खिलाए, कहीं भी पैसे खिलाए, कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ, उन्हें फांसी होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का डिफेंड नहीं कर रहा हूं यहाँ। और आप ये देखिए कि ये लगातार चल रहा है, जैसा कि अभी डॉक्टर गर्ग साहब ने बताया कि यदि वो सर्जन होते सराते किसी को इंजेक्शन देते हैं, उन्हें क्या पता उस इंजेक्शन में कितना घोलमाल है, कितनी दवाई और कितना उसमें पानी है, कितना जहर है। तो कहीं ना कहीं इससे डर भी लगता है। हम लोग, मैं इस डिबेट में बैठा हूं तो मुझे इसको ये भी देख के डर लग रहा है कि आगे भगवान ना करे हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारी जानकारी में कोई बंदा की तबीयत खराब होती है और उसे हम डॉक्टर के पास लेके आते हैं, तो कौन सी दवाई ऐसी है जो हम खाएं या ना खाएं, हमें क्या पता। तो कहीं ना कहीं ये जो घोलमाल हुआ है, राखी जी, इस पे पूरी तरह मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं। और जो लोग इसमें शामिल हैं, मैं सरकार से, प्रदेश की सरकार से और भारत सरकार से मैं ये निवेदन करता हूं कि उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन लोगों के, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे मकान हो, चाहे उनका घर हो, सब पे, जैसे कि हम बुलडोजर चला रहे हैं, अलग अलग सरकारें हमारी बुलडोजर चला रही हैं उन लोगों पे,
जो आपराधिक घटनाओं में शामिल हैं। ऐसे ही इन लोगों पे भी बुलडोजर चलने चाहिए, इनकी फैक्ट्री ध्वस्त होनी चाहिए, इनकी फैक्ट्री को ताला नहीं लगना चाहिए, इनकी फैक्ट्री नेस्तो नाबूद कर देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये जेल की सलाखों के पीछे हो या इन्हें फांसी हो, क्योंकि ये सीधे सीधे मर्डर कर रहे हैं। यदि ये 46% 45% क्या जहर मिला रहे हैं जी, मेरी पूरी बात होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये हत्या कर रहे हैं, ये हत्या में शामिल है, तो इन पे हत्या की धारा लगनी चाहिए और इनके पास जो भी पैसा इन्होंने इससे कमाया है उस पैसे को वापस लेना चाहिए और वो गरीब आदमी में या उस हॉस्पिटल में या सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जितने भी लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सक्षम नहीं होते। वो जब भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं लाइन में लगते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे में पूरा दिन उनका लगता है, जब जाके उन्हें वो दवाई मिलती है, डॉक्टर से परामर्श मिलती है। और ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, सरकार से मोटी रकम खींच रहे हैं, मोटी रकम कमा रहे हैं और कमीशन, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे गल साहब, दुनिया भर का कमीशन दे रहे हैं। अब कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं ये तो जांच पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी या कोई भी एजेंसी करेगी, उन लोगों को निकालेगी। मगर ये चीज रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला हो गया हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, कई लोग ऐसे हैं जो इनसे दूर हैं। अब वो कहाँ कौन सी दवाई ले रहे हैं, मेरे से दूर हैं मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, बहुत से लोग। अब वो ऐसी दवाइयां, उनके बच्चे, आने वाली पीढ़ी यदि इस तरफ दवाइयों को लेगी तो आप राखी जी देखिए क्या होगा इस देश का। ये देश कहाँ जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि इस दवाई से हम ठीक होंगे, उसी दवाई से हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे देश के लोग पीड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है। इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता। संदीप जी, मैं बस एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अब क्योंकि आपने कहा मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैंने कंप्लीट करने दिया, लेकिन मैं एक बात पूछूं जी आप पूछिए संदीप जी, बिल्कुल पूछिए। क्यों ये सारी घटना या क्यों ये सारे मामले, क्यों इस तरह की चीजें सब सरकारी अस्पतालों से क्यों आती है सर? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ भी पेशेंट होता है, उन्हें भी दवाइयाँ दी जाती हैं। कभी ऐसा सिनेरियो या ऐसी चीज़ नहीं आई? ये कफ सिरप के लिए मासूम बच्चों की जान चली गई, सिविल हॉस्पिटल से ये सिरप सप्लाई हुए, वहाँ तक आए, वहाँ से आगे गए, तो इसकी मॉनिटरिंग तो देखें ना, तो जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही खाना पूर्ति चल रही है। डॉक्टर तो एक्सपर्ट हैं भाई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को हम कैसे कोड कर रहे हैं? मैं किसी को यहाँ बचाने और उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सीधा सा सवाल है, मॉनिटरिंग हो तो हर जगह हो ना। मॉनिटरिंग एक जगह से करने से थोड़ी चीजें होंगी, आप ऊपर से नीचे तक बैठे किस लिए हैं सिस्टम में? देखिए राखी जी, मैंने पहले एक चैनल पे डिबेट में कहा था और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो भी घटना घट रही है, जब भी हमारी सरकार सचेत होती है, हमारे डॉक्टर सचेत होते हैं, हमारे फार्मासिस्ट सचेत होते हैं या कंपनियां सचेत होती हैं, जब तक ये घटना मान लो घटती नहीं, भगवान ना करता ये घटना होती नहीं, तो किसी को किसी की नहीं पड़ी थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, सब अपने अपने कमीशन में व्यस्त थे, सब अपने अपने पैसे में व्यस्त थे, सब अपने अपने प्रोफेशन में व्यस्त थे। मगर मैं फिर कह रहा हूं एक बात, कांग्रेस के हमारे यहाँ जो संदीप जी, सोमवीर जी बैठे हैं, संदीप जी, औषधि मानक नियंत्रण संगठन किस लिए बनाया है? त्यागी जी, सब सोचते रहेंगे तो वो किस लिए है? उस पर नियंत्रण किसका है? मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि राखी जी, ये जो सिस्टम है ना, कांग्रेस के हमारे सोमवीर जी बैठे हैं, ये सिस्टम जब से शुरू हुआ, मैं भारत के आजाद होने के बाद कह रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा, उसके पहले का मुझे नहीं पता, जब से भारत आजाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं राखी जी, जो हमारी नसों में, जो हमारे भ्रष्ट लोगों की नसों में ये जहर घोला है ना भ्रष्टाचार का, वो बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। आपको पता है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें सबको पता है, और जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, वहां के उत्तर प्रदेश के एक लोगों को पता है, बल्कि और प्रदेश के लोगों को पता है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार व्यक्ति हैं, कोई अतिशोक्ति नहीं है। मगर एक जो सिस्टम चला आ रहा है ना राखी जी, इसको भेदना, इसको खत्म करना इतना मुश्किल हो रहा है ना। और ये अब मैं किसी पे आरोप लगा दूं कि कांग्रेस ने ये किया है, मगर कहीं ना कहीं जो पहले सत्ता में थे, जहां से ये चला सिस्टम, वहां पे इन लोगों को ऐसी छूट दे दी गई, इन लोगों को ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि अब भी मतलब मोदी जी की सरकार को 11 साल हो गए, योगी जी की सरकार को 9 साल हो गए, बहुत सारी चीजों में हमने सुधार किया है, बहुत सारी चीजों में हमने पैसा ये जो घटनाक्रम हुआ, ये किसकी सरकार में हो रहा है सर?
ये अभी जो मैं हुआ, राकेश जी वहीं आ रहा हूँ मैं, ये हमारी सरकार सर, में हुआ। आप सुनिए ना बात को। मैं संदीप जी सॉरी टू से यू, ना तो इस विषय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र देखिए, मोदी को लाई है, ना बीजेपी लाई है, ना कांग्रेस लाई है। ये राजनीति का विषय नहीं है। ये जो मिलावट कर रहे हैं, जिनकी जेब में पैसा जा रहा है, आपको पता है कि कौन पैसा ले रहा है? सर, कांग्रेस ले रही है कि बीजेपी ले रही है? राकेश जी आप मेरी शैली को जानते हैं, मैं आपके चैनल पे पहली बार नहीं बैठ रहा, मैं लगातार बैठ रहा हूँ। मैं किसी को नहीं बकसता और ना मैं झूठ बोलता, ना झूठ बोलने का आदी हूँ। मैं स्पष्ट ये बात कह रहा हूँ कि एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये जो सिस्टम चला है ना, जहां से भी चला है, चाहे वो सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी या हमारी सरकार, ये जब से सिस्टम चला है, ये सिस्टम लोगों की नसों में इस तरह दौड़ा हुआ है कि लोगों को डर नहीं है। लोगों को जरा भी इस बात का अंदेशा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को जहर बांट रहे हैं, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो डर है, जब तक ये डर खत्म नहीं होगा, हमारी सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो, इन पे एक्शन नहीं होगा और इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। हमारी सरकार है, भारत सरकार हमारी है। हम इतने नियम कानून बनाए गए हैं, इतने मानक बनाए गए हैं, इतने पैरामीटर्स खींचे गए हैं, लेकिन उसको फॉलो ही तो नहीं करते। फॉलो कर रहे होते तो ये चीजें नहीं होती। सबसे बहुत ही क्लियर कट बात है सर, इधर उधर जाना ही नहीं है। खैर, सोमवीर जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा, देखिए राजनीति का विषय तो नहीं है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है राजनीति का एक्सेप्ट कर रहे हैं संदीप जी कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है संदीप जी, बोलने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो सिस्टम चला आ रहा है वो कब से भी चला है, तो उसमें भ्रष्ट लोग शामिल हैं और उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संदीप जी पूरी डिबेट हो गई, अंत में मेरा नंबर आया, थोड़ा संयम आपको रखना चाहिए। आपकी पूरी बात बिल्कुल सोमवीर जी आप बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए आप। अब मुझे बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए। राखी जी, आज आलम यह है कि जिक्र जमाने में जब भी मोहब्बत का हुआ, नाम बदनाम सिर्फ लैला का हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ गले में पट्टा डालने के लिए और बलि का बकरा बनाने के लिए डॉक्टर प्रवीण सोनी को पकड़ लिया है। आज जिस प्रकार से मतलब कि ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिस प्रकार से 15 बच्चे मर गए, कफ सिरप में जो डीजी नाम का पदार्थ है जिसकी 48% मात्रा पाई गई, जबकि मानक ये है कि वो 0.1% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 48% डालकर जबरदस्ती बच्चों को जहर परोसा गया। तो ये मैं मानता हूं कि हमें अपने शब्दों को सुधारना चाहिए। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, मैं इसे साजिशन हत्या का नाम देना चाहूंगा। और कंपनी के 2 साल में 40 बार सैंपल फेल हुए हैं, फिर भी कैसे ये मार्केट में अपनी दवाइयां सप्लाई कर रही थी, ये मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे मित्र संदीप वर्मा जी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ने तो 2009 में इस कंपनी को बैन किया था, फिर ये बैन हटा किसकी सरकार में ये कंपनी फली फूली, और किस सरकार ने इसको खुलेआम मतलब की इजाजत दी कि मार्केट में अपने ड्रग सप्लाई करो। आज सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जो अधिकारी हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि क्या उनके अप्रूवल के बिना क्या मार्केट में कोई भी मेडिसिन उतरना संभव है क्या? कि आज ये राजवीर त्यागी जी जो कह रहे थे कि डॉक्टर को पता करना चाहिए उस दवा की हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, मतलब कि सरकारी डॉक्टर को आप इन सब चीजों की तनख्वाह देते हैं क्या? वो रिसर्च भी आपके बिहाफ पर करके दे। फिर सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया है आपने? उनका क्या काम है? अगर ये काम भी डॉक्टर रिसर्च करने लग गया कि कौन सी दवा है, क्या हिस्ट्री है, आज लोगों में एक आत्मविश्वास होता है कि मैं दुकान पर जाकर कोई सामान खरीद तो ये एक मानकों पर उतरकर टेस्ट में पास होकर तभी दुकान तक पहुंचा है, तो ये लोगों में विश्वास होता है। तो इस विश्वास की हत्या करने की मतलब कि जो जिम्मेदार है वो ये सरकार है। मतलब जो दवाई मार्केट में अवेलेबल है, अगर डॉक्टर ने उसे सजेस्ट कर दिया तो क्या डॉक्टर को फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे आप? तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार मुझे लगता है कि भारत की सरकार है। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले इसी मध्य प्रदेश का केस था, 2 नए पैदा हुए नवजात बच्चों को चूहे खा गए। मतलब ये मध्य प्रदेश में चूहे खा गए, ये आप सबने सुनी होगी। डॉक्टर गर्ग भी यहां बैठे हैं, करण जी भी यहां बैठे हैं, सबने सुनी होगी ये खबर कि 2 पैदा जो नवजात एक मिनट करण जी, जो नवजात बच्चे पैदा हुए उनको चूहे खा गए। ये मध्य प्रदेश की आज के दिन स्वास्थ्य व्यवस्था है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, जहां इनकी सरकारें हैं, देख लीजिए बिहार के नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा जी, उनकी कंपनी को मिलावटी ड्रग बेचने का दोषी पाया गया और उन पर जुर्माना कितना हुआ? मात्र 7,000 रुपए। ये एक आम आदमी की जिंदगी की कीमत है आज अपने देश में। मतलब कि आज एक आम आदमी की जिंदगी के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधिकारी मिलकर किस प्रकार से उनकी जान लेने का खिलवाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सब किया जा रहा है। और आज मतलब कि वही बात है कि
संदीप वर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने पहले 70 साल में जो भ्रष्टाचार किया, ये किया वो किया, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया भाई भ्रष्टाचार के लिए? और दूसरी बात आप लोग तो क्या है कि आपके सांसद तो जो बच्चे वो पैदा करते हैं उसका जिम्मेदार भी कांग्रेस को बोल देते हैं कि बच्चे वो पैदा कर रहे हैं और जिम्मेदार कांग्रेस है। इस प्रकार से नहीं चलता है। आपने शुरुआत में अच्छी बातें की थी, जिस प्रकार से आपने खुद ही स्वीकारा था कि भाई पैसे खिलाकर लाइसेंस दिए, ये दिए, वो दिए, यानी कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी सरकार में नाकामियां हैं। और मैं तो इसके लिए आपकी पीठ थपथपाने वाला था, लेकिन अंत में जो आपने एक सड़ा हुआ लॉजिक दिया कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कब तक रोना रोते रहेंगे आप? क्या मतलब कि आम लोगों की जिंदगी की इस कदर सुपारी ले रखी है क्या कि मतलब आम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहें, लेकिन आप लोग बस माल छापते रहेंगे और बलि का बकरा बनाने के लिए डॉक्टर जैसे भगवान को आपने आगे कर दिया? क्या प्रवीण सोनी की जाति को देखकर उसको निशाना बनाया जा रहा है क्या? माफ कीजिएगा, मैं ये शब्द लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों की नीति और नियति हमेशा यही रहती है कि लोगों को किस प्रकार से टारगेट किया जाए और लोगों को किस प्रकार से निशाना बनाया जाए। आप लोगों को ये चीजें सोचनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपने कितने उस पर डिबेट किए होंगे, कितना आपने उस चीज पर मोर्चा खोला कि कुछ दिन पहले वो 2 बच्चे मर गए, उनको न्याय की गुहार कौन दिलाएगा? वो बच्चे नहीं थे क्या? उसमें किसको फांसी पर चढ़ाया आपने? मुझे बताइए, इस चीज की जानकारी दीजिए। किसी को नहीं चढ़ाया। लेकिन आज आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, दंड मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। दंड देगा कौन? सर, हर जगह बैठे तो आप लोग हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए ना कि दंड हमारी सरकार को देना चाहिए। हमारी सरकार नहीं दे रही है, हमारी सरकार की विफलता है ये। राखी जी, हम और आप एक आम आदमी है, डॉक्टर गर्ग हो गए, करण जी हो गए, हम आम आदमी हैं। हमारे पास न जाने कितनी और चीखों से, कितनी और जाने से इस सरकार का कलेजा भरेगा, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है। हम लोग सिर्फ, हमारे पास अंत में वही संवेदनाएं और वही अंत में वही चीजें बचती हैं कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, परिवार को शक्ति दे भगवान, हमारे पास यही शब्द बचते हैं। और ये लोग हमेशा इसी तरह किसी न किसी को बलि का बकरा बनाकर निकल जाते हैं और उन धनलोलुप संस्थाओं के आगे झुके रहते हैं और अपनी तिजोरियां भरने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की आज भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था हो रखी है कि पूरे विश्व में हम छाती पीटते रहते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन गए, डंका बज रहा है। इस प्रकार के विश्व गुरु बन गए, अस्पतालों में बच्चों को चूहे खा रहे हैं और 15-15 बच्चों को कफ सिरप में जहर मिलाकर बेचा जा रहा है। जिन पदार्थों का इस्तेमाल गाड़ियों की सफाई करने, गाड़ियों के इंजन में डालने के लिए होता है, वो पदार्थ आज आप किस प्रकार से बच्चों को दे रहे हैं? ये एक साजिशन हत्या है आपकी सरकार के द्वारा। ये किसी भी पैनलिस्ट ने नहीं कहा। मैं ये जिम्मेदारी के तौर पर कहना चाहूंगा कि यह मध्य प्रदेश शासन की सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन की, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई 15 बच्चों की साजिशन हत्या है। और न जाने कितने लोग अभी और कितने बच्चे बेचारे और गंभीर हैं, उनकी भी हत्या होगी। तो इसका जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ सरकार है। चलिए, क्योंकि समय हो गया है, एक छोटा सा सवाल मेरा राजवीर जी आपसे। संदीप जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड संदीप जी, 15 सेकंड के लिए बोल रहा हूँ, 15 सेकंड के लिए बोलिए। मैं इन्हें ये बता देना चाहता हूँ, जो ये सोमवीर जी बोल रहे हैं, ये एकाएक हमारी सरकार में नहीं हुआ है कि हमारी सरकार आई है तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया। इनके जहर जो इन्होंने घोला हुआ है ना नसों में, जो इन्होंने अधिकारियों के, इन्होंने दुनिया भर के डिपार्टमेंट, ठीक है संदीप जी, जो नसों में जहर घोला हुआ है, ये उसका परिणाम है आज। और हमने हजारों लाखों ऐसे काम है जो किए हैं जिससे हमने इस देश को उबारा है। और ऐसी ये सर, देश को उबार लीजिए, जिंदगियां बचा ले। हम पहले यहाँ पे हैं, हम देश उबर जाएगा, बच्चे तो बच जाएं। 1 मिनट, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, रुकिए रुकिए राजवीर जी, बहुत छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो कहा जा रहा है बैच नंबर 13, ये जो पूरा बैच आया था मेडिसिन का, 1 मिनट सर, मेरा सवाल होने दीजिए प्लीज। ये बैच नंबर 13 आया, इस पे सवाल आ गए क्योंकि आप मेडिकल के एक्सपर्ट हैं और फार्मासिस्ट एसोसिएशन को देखते हैं। सर, क्या है इसका लॉजिक? ना जाने ऐसे और कौन से बैच होंगे? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूरे चर्चा में ये बात भी आई थी कि मेडिसिन तो पहले भी बनी होंगी, कोई वो उतना सा लॉट राजस्थान और MP तो नहीं पहुंच गया। मैंने नंबर ऑफ जो उसके सिरप के शीशियां, उनकी भी मैंने बात की। तो ये जो बैच आया, जो नंबर 13 को कोट किया जा रहा है कि इस बैच से चीजें गई, तो बाकी की भी तो मेडिसिन होंगी, उनके नंबर्स क्या, वो कहाँ गई?
अभी ये भी बहुत बड़ा गोलमाल लग रहा है मुझे। तो ये समझ में आ रहा है कि बैच नंबर 13 है, तो किसी भी स्टेट में अगर जाता है तो ऐसे पूरा एक बैच बन के पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई नहीं होता। फार्मास्यूटिकल कंपनियां कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो एक स्टेट में अगर वो बैच नंबर जा रहा है दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा, और ये इसीलिए किया जाता है ताकि अगर कोई भी पर्टिकुलर किसी में इम्प्योरिटीज आती है या कोई प्रॉब्लम आती है ताकि उस बैच को तुरंत वापस लिया जाए। लेकिन अगर ये सिर्फ बैच नंबर 13 की बात हो रही है और बाकी के बैच की बात ही नहीं हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा गोलमाल है। और इवन मैं तो समझता हूं कि पता नहीं कितनी जगह और ये सप्लाई हुआ होगा। सिर्फ अगर बैच नंबर 13 की बात करें तो इस तक अपन को जांच सीमित नहीं रखनी है, इसको पूरी तरीका से इसको जांच करना चाहिए और उसको सील्ड कर देना चाहिए। और एक और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, फार्मासिस्ट की महत्वता बहुत बढ़ जाती है और पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में ये देखा जा रहा है कि फार्मासिस्ट कितने सारे फार्मासिस्ट हैं जो मार्केट में हैं, एजुकेशन करके आ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उनको उन स्थानों पर नियुक्ति नहीं मिल रही है, जिससे फार्मासिस्ट का चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट को एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने से लेकर पेशेंट तक वो मेडिसिन जाती है वहां तक उसको उत्तरदायी होता है। तो वो एक फार्मासिस्ट की भूमिका है और इसको भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरे पास समय की सीमा है, लेकिन ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं बहुत देर से इसलिए आपसे पूछी कि बाकी बैचेस कहाँ गए। यदि ये स्टेट वाइज जा रहे हैं तो बैच नंबर 13 से जो चीजें आई जिसमें मिलावट पाई गई है, तो बैच नंबर 13 यहाँ आया, राजस्थान, दोनों जगह एक साथ नहीं जा सकता सर, ये आप खुद कह रहे हैं। तो फिर बाकी के कहाँ कैसे गए, और यदि सप्लाई हुए हैं तो देखिए, वरना आने वाले समय में ये आंकड़ा और न बढ़ जाए, क्योंकि 48.6 की मिलावट आप समझ लीजिए बहुत बड़ी जानलेवा है। तो इस चीज को यहां से रोकिए, और जो कंपनियां हैं उनको छोड़ना नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना, जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि नहीं वो तो मिलावट में कुछ नहीं है, मिलावट में कुछ नहीं है, तो ये आई कहां से? आप सबसे पहले उठाइए कि बैच नंबर 13 का ये जिस कंपनी से बना हुआ है उसने नहीं बनाया तो किसने बनाया? कुछ तो है। तो यहां से ऐसे ही इसको लेट गो नहीं किया जा सकता। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए क्योंकि कफ सिरप का ये कहर तो है, और ये कितना और बढ़ेगा ये इसलिए सवाल बहुत बड़ा बन गया है क्योंकि ना जाने उस बैच की कितनी मेडिसिन गई। प्रॉपरली आपने बैन तो कर दिया, लेकिन जांच का विषय है कहां कहां गई, कैसे कैसे पहुंची, और ना जाने आने वाले समय में इसका कोई इफेक्ट ना दिखे। इस चीज को बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।